एपिसोड 12 रुद्राक्ष से फिर मुलाकात। अब तक आपने सुना कि शोर कॉफी कंपटीशन मायरा जीत जाती है, जिसका फायदा उठाकर 5 दिन शांत रहने के बाद अनीता हिमेश मल्होत्रा से ऐसे बात करती है, जिसे हिमेश मल्होत्रा मेहरा की सजा माफ कर देता है। अब आगे अनीता के ऊपर जाने के बाद हिमेश मल्होत्रा ने अनाहिता को देखा और पूछा, महिरा मुझे सच सच बताओ, तुम रुद्राक्ष सिंघानिया से कैसे मिले और क्या तुम दोनों दोस्त हो? हिमेश मल्होत्रा यह सवाल बहुत पहले ही पूछ लेना चाहता था, लेकिन उसे चिंता थी कि कहीं अनाहिता यह न समझ जाए कि वह अनीता का इस्तेमाल रुद्राक्ष और सिंघानिया परिवार के नजदीक जाने के लिए करना चाहता है। इसलिए वह अब तक चुप था, लेकिन अनाहिता की बातों और उसके बिहेवियर से उसे अब समझ में आ गया था कि किसी भी सवाल से उसका इरादा जानने के लिए अनाहिता बहुत ही भोली है और उसके सामने बैठी है बेवकूफ लड़की कोई भी सवाल का सही जवाब उसे दे देगी। और जैसा उसने उम्मीद की थी, अनाहिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं एक्चुअली उन्हें इतना अच्छे से नहीं जानती, मैं उनसे एक्सीडेंटली मिली थी जंगल में जब वह बुरी तरह जख्मी थे। मैंने जंगल की कुछ जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया था और जब अगले दिन उनके बॉडीगार्ड उनको लेने आए तो वह अपने साथ साथ मुझे भी यहाँ ले आए। अनाहिता ने पूरी कहानी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता दी थी, जिससे हिमेश मल्होत्रा को उस पर शक भी न हो। लेकिन हिमेश मल्होत्रा तो सिर्फ यही जानकर खुश हो गया कि अनाहिता ने रुद्राक्ष सिंघानिया की जान बचाई थी। अनाहिता की कहानी सुनकर हिमेश मल्होत्रा थोड़ा खुश और थोड़ा दुखी दोनों था। वह दुखी इसलिए था कि उसे लगा था कि रुद्राक्ष और अनाहिता के बीच जरूर कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और उसी वक्त पर वह खुश भी था, क्योंकि अनाहिता ने रुद्राक्ष सिंघानिया की जान बचाई थी। इसका मतलब अपनी जान बचाने वाले इंसान के परिवार के लिए रुद्राक्ष सिंघानिया थोड़ी मदद तो कर ही सकता था, और रुद्राक्ष सिंघानिया की मदद यानी कि उनकी किस्मत खुल जाना। उसने खुश होकर कहा, बहुत अच्छे, यह बहुत अच्छी बात है माहिरा, जैसा कि एक्सपेक्टेड था मेरी बेटी से। इस वक्त हिमेश मल्होत्रा की आंखों की चमक इतनी थी जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। अनाहिता भी समझ रही थी कि हिमेश मल्होत्रा के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन ऐसे रखे जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन सुबह ही वह चारों मुंबई से बेंगलुरु जाने के लिए गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। गाड़ी में बैक सीट पर अनाहिता और मायरा बैठे हुए थे। मायरा ने क्राउन कॉफी एकेडमी की येलो कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और शहर के एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से सॉफ्ट और ग्लैमरस मेकअप करवाया था। सुंदर लग रही थी, और वही उसके मुकाबले अनीता ने अनाहिता को बहुत ही सस्ते कपड़े दिए थे और किसी को उसका मेकअप करने के लिए भी नहीं हायर किया था। वैसे भी अनाहिता को मेकअप करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने किसी भी तरह का कोई मेकअप खुद भी नहीं किया था और सिंपल ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वह एक प्यारी सी टीनेज लड़की लग रही थी, लेकिन सिंपलिसिटी में भी अनाहिता की खूबसूरती किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी, और अनीता की खूबसूरती मायरा की आंखों में जल रही थी। जब वह पूरी तरह से तैयार हो गई थी तो उसे पूरा यकीन था कि आज के शो की वह स्टार होने वाली है। लेकिन बिना किसी महंगे कपड़े और बिना किसी मेकअप के भी अनाहिता की खूबसूरती देखकर उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि वह कोई हरकत करती, आगे बैठी अनीता ने नोटिस कर लिया और धीरे से खांस दी, जिससे मायरा अपने होश में आई और उसे याद आया कि उसे अपने प्लान पर फोकस करना है। अपने आप से ही कहा, अनाहिता खूबसूरत है तो क्या हुआ, उसके खूबसूरत चेहरे के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। आदमियों को वही लड़कियां पसंद आती हैं जिनके पास खूबसूरती के साथ साथ स्टाइल, एटीट्यूड और टैलेंट भी हो, जो मेरे पास है। इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, अनाहिता मुझे मौका ही नहीं मिला तुमसे माफी मांगने का, लेकिन जब अब हम दोनों यहाँ हैं तो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसे बचकाना व्यवहार नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अनाहिता जानती थी कि यह शब्द भले ही मायरा के मुंह से निकल रहे हो, लेकिन यह शब्द अनीता के थे। बचकाना व्यवहार, हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए किसी की जान लेना तो बचकाना ही है, अनाहिता यह सोच रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मायरा का हाथ थामा और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मेरा और पास्ट की बातों को लेकर तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम फैमिली हैं आफ्टर ऑल। अनाहिता ने मायरा का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसके हाथ में दर्द होने लगा। वह अनाहिता का हाथ दूर झटक देना चाहती थी, लेकिन अपने डैड के सामने वह ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वह फिर भी दर्द बर्दाश्त करती रही और अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट बनाए रखी। थोड़ी ही देर में वह लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पहुंचकर वह सभी चेकिंग प्रोसेस के लिए जाने लगे और रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास पैसेंजर को पहले बोर्ड करने की इजाजत थी, और क्योंकि हिमेश मल्होत्रा ने इकोनॉमी क्लास के टिकट ली थी, उन्हें वेट करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उनकी बारी आई, हिमेश मल्होत्रा अपनी जगह पर रुक गया और दूसरी दिशा में देखते हुए उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया। मायरा ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्राक्ष को वह एयरपोर्ट पर देखेगी, लेकिन जैसे ही उसने रुद्राक्ष को देखा उसने अपनी नजर झुका ली और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले आई ताकि वह रुद्राक्ष का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वही रुद्राक्ष का असिस्टेंट उसे अपने किसी प्रोजेक्ट की जानकारी बता रहा था, लेकिन हिमेश मल्होत्रा ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। हिमेश मल्होत्रा की आवाज सुनकर उसने उनकी तरफ देखा। उन दोनों को देखकर रुद्राक्ष ने अपने कोल्ड और कंफ्यूज आंखों से उन्हें देखा और अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या मैं आपको जानता हूँ? रुद्राक्ष का सवाल सुनकर हिमेश मल्होत्रा शर्मिंदा हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि रुद्राक्ष ने इतनी जल्दी भूल जाएगा, और वही मायरा ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 2 बार मिलने के बाद भी रुद्राक्ष उसे भूल कैसे सकता है। क्या उसकी याददाश्त इतनी कमजोर है? असलियत तो यह थी कि रुद्राक्ष की याददाश्त बहुत अच्छी थी, लेकिन वह सिर्फ जरूरी लोगों को ही याद रखता था, और जो लोग उसकी नजरों में जरूरी नहीं होते थे उन पर वह जरा सा भी वक्त बर्बाद करना उसे ठीक नहीं लगता था।
अनाहिता उनके पीछे ही खड़ी थी और उसने भी रुद्राक्ष को नोटिस किया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही रुद्राक्ष को ग्रीट किया। हिमेश मल्होत्रा ने फिर कहा, मैं हिमेश मल्होत्रा, शायद मैं आपको याद होगा मिस्टर सिंघानिया, आपने मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी अटेंड की थी कुछ दिनों पहले। रुद्राक्ष याद करने की कोशिश करने लगा। इस हफ्ते उसने 4 बर्थडे पार्टी अटेंड की थी, वह भी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, लेकिन उसे हिमेश मल्होत्रा नाम का कोई इंसान याद नहीं आ रहा था। जब हिमेश मल्होत्रा ने रुद्राक्ष के चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन देखा तो उसने मायरा को पीछे हटाया और अनाहिता को आगे करते हुए कहा, लगता है आप मुझे भूल गए हैं मिस्टर सिंघानिया, बट मुझे लगता है कि आप मेरी बेटी को नहीं भूले होंगे। अनाहिता का चेहरा रुद्राक्ष को नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने उसे पहले नहीं देखा था क्योंकि अनीता ठीक उसके सामने खड़ी थी। रुद्राक्ष ने अनाहिता को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बाकी पीछे खड़े 3 लोगों को देखा। वह तीनों बहुत ही ब्रांडेड कपड़े में तैयार जैसे थे, किसी फैशन शो के लिए जा रहे हो। लेकिन वही अनाहिता की कपड़े बहुत ही सिंपल थे और वह एक स्टूडेंट लग रही थी। रुद्राक्ष ने अनाहिता के चेहरे पर अपनी नजर टिकाए हुए कहा, सॉरी मगर मुझे चेहरे जल्दी याद नहीं होते, आप कौन है मिस? वह अपने इस सवाल पर अनाहिता का रिएक्शन देखना चाहता था। अनाहिता को हैरानी तो हुई लेकिन उसे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, नहीं गुस्सा आया। उसने आराम से कहा, यह नॉर्मल बात है, आप कई लोगों से एक दिन में मिलते होंगे, इसलिए आप मेरा चेहरा भूल गए। आप अपने रास्ते चाहिए और हम अपने रास्ते जा रहे हैं, चलिए डैड। इतना कहकर वह वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगी। अब अनाहिता के कहने के बाद हिमेश मल्होत्रा रुद्राक्ष से और आगे बात भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मजबूरी में वह भी अनाहिता के पीछे पीछे जाने लगा। उसे इस वक्त अनाहिता बहुत गुस्सा आ रहा था और वही हिमेश मल्होत्रा का गुस्सा मायरा और अनीता ने भी नोटिस कर लिया, जिससे वह दोनों खुश थे। हिमेश मल्होत्रा गुस्से में आगे आगे चला गया और अनीता भी उसके साथ चली गई। पीछे अनाहिता और मायरा एक साथ चल रहे थे। तभी मायरा के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अनाहिता को चिढ़ाते हुए कहा, ओ डियर, मुझे लगा था कि तुम्हारे और मिस्टर सिंघानिया के बीच में जरूर कुछ है, मगर मुझे लगता है कि मैं गलत थी, उसने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं। लेकिन तुम उदास मत हो, यह नॉर्मल सी बात है कि सिंघानिया ग्रुप के मालिक रुद्राक्ष सिंघानिया जैसे इंसान तुम जैसे गाँव की लड़की को भूल गया। इतना कहकर वह अनाहिता को देखने लगी। उसे लगा था कि उसकी बातें सुनकर अनाहिता गुस्से में पागल हो जाएगी और उसे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन अनाहिता का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था, जैसे उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। और असलियत में उसे इस बात से सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ा था कि रुद्राक्ष उसे भूल गया। वह जानती थी कि मल्होत्रा परिवार रुद्राक्ष से दोस्त बढ़ाकर अपना फायदा ढूंढ रहा है, लेकिन उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। और वही जब मायरा ने देखा कि अनाहिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि अनाहिता सिर्फ उसके सामने फर्क न पड़ने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन वही वह लोग इस बात से अनजान थे कि रुद्राक्ष की आंखें सिर्फ और सिर्फ अनाहिता पर टिकी हुई थी। जब तक अनाहिता उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई तब तक वह उसे देखता रहा और उसके जाने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वही उसके बगल में खड़ा रुद्राक्ष के असिस्टेंट की लगभग आंखें ही बाहर आने वाली थी। उसने अपने आप से कहा, यह हो क्या रहा है? सर कभी मुस्कुराते नहीं हैं, उनका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता है और वह अपने आप ही मुस्कुरा रहे हैं और उनकी यह मुस्कुराहट बिल्कुल असली है, वह दिल से मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने सर को मुस्कुराते हुए कब देखा था। रुद्राक्ष का असिस्टेंट अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे अचानक रुद्राक्ष की आवाज सुनाई दी, क्या तुमने नोटिस किया कि उस लड़की और उसके परिवार के बीच में क्या अलग था? वहाँ पर 2 लड़कियां थी, लेकिन वह रुद्राक्ष के साथ इतने सालों से काम कर रहा था कि वह जानता था कि रुद्राक्ष किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। इसलिए उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मेरे हिसाब से बाकी 3 लोगों ने काफी महंगे और डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और उस यंग लेडी ने बहुत ही सस्ते और नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे। लेकिन असिस्टेंट की बात सुनकर रुद्राक्ष ने ना में सिर हिलाया और रुद्राक्ष का जवाब सुनकर उसका असिस्टेंट हैरान हो गया कि क्या उसने गलत गैस किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, रुद्राक्ष ने कहा, मैं उसके कपड़ों की बात नहीं कर रहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने राहत की सांस ली, इसलिए कम से कम उसने लड़की तो सही पहचानी थी। लेकिन फिर उसने कंफ्यूजन में पूछा, अगर आप कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं तो किस बारे में बात कर रहे हैं? उसका यह सवाल पूछते ही रुद्राक्ष का चेहरा पहले की तरह एक्सप्रेशन लेस हो गया और उसने कहा, कुछ नहीं, चलो। रुद्राक्ष की बात सुनकर असिस्टेंट ने भी वो मामला वहीं छोड़ दिया और उससे उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देने लगा। प्लेन में पूरा मल्होत्रा परिवार एक ही लाइन में बैठा हुआ था और हिमेश मल्होत्रा अभी भी अनाहिता की हरकत वजह से बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने सारा सामान अनाहिता को थमा दिया था कि वह ही सारे लगेज ऊपर केबिन में रखेगी। प्लेन में बैठे सभी लोगों ने यह मान लिया कि जरूर यह लड़की उनकी मेड है, लेकिन अनाहिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सारे काम कर दिया और अपनी जगह पर आकर बैठे गई। तभी हिमेश मल्होत्रा ने गुस्से में पूछा, मुझे लगा था कि तुमने मिस्टर सिंघानिया की मदद की है, तो तुम उसे याद क्यों नहीं? अनाहिता ने कहा, मैंने उसकी सिर्फ थोड़ी सी मदद की थी, तो यह नॉर्मल सी बात है कि वह मुझे भूल गए, लेकिन तुम्हें। इतना कहते कहते हिमेश में उतरा रुक गए, क्योंकि वह जानते थे कि अनीता कितनी भोली हो, लेकिन अगर आगे उन्होंने कुछ कहा तो वह समझ जाएंगे कि वह उसे सिंघानिया परिवार तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए उसने कहा, भूल जाओ, हम इस बारे में बात करेंगे बाद में, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। ओके। तभी वहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट आ गई और उसने कहा, गुड डे मिस्टर मल्होत्रा, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें आपको फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करना है।
हिमेश मल्होत्रा ने जानबूझकर इकोनॉमी क्लास चुनी थी क्योंकि वह जानता था कि सीट फुल हो जाने पर उसे अपने आप ही फर्स्ट क्लास में फ्री में अपग्रेड कर दिया जाएगा। उस फ्लाइट अटेंडेंट की बात सुनते ही वह अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहा, थैंक यू। चलिए मायरा और अनीता भी खड़े हो गए। तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने अनाहिता को नोटिस किया और उसने कहा, माफ कीजिएगा सर, आपकी सिर्फ 3 सीट फर्स्ट क्लास में अपग्रेड की गई है, कोई 3 ही मेरे साथ आ सकता है। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा सोच में पड़ गया कि अनाहिता और मायरा में से किसी ले जाया जाए। तभी अनीता ने कहा, मुझे पता है अनाहिता तो बहुत अच्छी है, अगर हम उसे यही इकोनॉमी क्लास में छोड़ जाते हैं तो उसे बुरा नहीं लगेगा, और हम मायरा की अवार्ड सेरेमनी में जा रहे हैं तो मेरा कोई हमारे साथ फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा भी मान गया और उसने अनाहिता की तरफ मुड़कर कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ 3 सीट ही है, वैसे भी तुम यहाँ बैठो या फिर हमारे साथ क्या फर्क पड़ता है, फ्लाइट लैंड होने के बाद हम तुमसे मिलेंगे। अनाहिता गौर से हिमेश मल्होत्रा की तरफ देख रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह बात नहीं आने दी और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। सॉरी कहकर हिमेश मल्होत्रा अनीता के साथ अटेंडेंस के पीछे पीछे 4th क्लास में जाने लगा। तभी मायरा ने रोककर अनाहिता को देखा और टोट करते हुए कहा, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि डैड मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं और वह कभी भी मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार नहीं करेगी। मैं फर्स्ट क्लास में जा रही हूँ, तुम यहाँ इकोनॉमिक्स क्लास में बैठो। तभी अनाहिता ने एक टेढ़ी हंसी के साथ कहा, है तुम्हें जल्दी जाना चाहिए कहीं, इससे पहले डैड अपना माइंड ना चेंज कर ले और तुम्हारी जगह मुझे अपने साथ ना ले जाए। जैसे ही मायरा ने यह बात सुनी वह पैनिक कर गई और उसने जल्दी से अपना बैग पकड़ा और सीधा फर्स्ट क्लास में चली गई। उनके जाने के बाद अनाहिता ने अपनी आंखें बंद की, फाइनली वह आराम कर सकती थी और उसे डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। लेकिन उसे अभी भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि थी तो वह इंसान ही और दुखी होने का हक उसे भी था, लेकिन उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया था ताकि उसके इमोशन का कोई गलत फायदा नहीं उठा सके। वह अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई थी, एक्सक्यूज मिस, मैं क्या यहाँ पर आप अकेली है? मैं यहाँ आपके बगल में बैठ सकता हूँ? एक आदमी ने पोलाइटली पूछा। अनाहिता ने उसे देखा और वह समझ गई कि उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कहा, सॉरी, यह मेरी परिवार की सीट है और वह लोग जल्दी यहाँ आ जाएंगे। उस लड़के ने दोबारा अनाहिता से नहीं पूछा और निराशा से साहिल आते हुए वहाँ से चला गया। अभी उस आदमी को गए हुए 2 ही मिनट हुए थे, तभी किसी और ने उसे आवाज दी, एक्सक्यूज मी मिस। अनाहिता को गुस्सा आने लगा था। वह सामने खड़ी इंसान को डांटने ही वाली थी, तभी वह चुप हो गई क्योंकि सामने वही इंसान खड़ा था जो एयरपोर्ट पर रुद्राक्ष सिंघानिया के साथ था। उस आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मैं सिंघानिया सर का असिस्टेंट हूँ, वह आपको अपने प्राइवेट जेट में इनवाइट करना चाहते हैं। मैंने पहले ही आपका सामान ले लिया है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। उसकी बात सुनकर अनाहिता सोचने लगी, लेकिन तभी उसे उस लड़के का ख्याल आया और उसने आसपास नजरें घुमाकर देखी तो कोई और लड़के उसी फ्लाइट में बैठे हुए थे और उसी की तरफ देख रहे थे। इसका मतलब साफ था कि अगर उसने मना किया तो वह सारे लड़के एक के बाद एक वहां आएंगे और उससे बैठने के लिए पूछेंगे और उसे डिस्टर्ब करेंगे। यह सोचकर उसने कहा, ठीक है फिर चलिए। ठीक है फिर चले मेरे साथ, इतना कहकर वह आगे आगे चलने लगा। उन्हें एयरप्लेन से बाहर जाने के लिए फर्स्ट क्लास केबिन से होकर गुजर रहा था और वह लोग वहां पहुंचे तो मायरा तुरंत उन्हें नोटिस कर लिया। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 12, एक नया शख्स। अब तक आपने सुना कि एयरपोर्ट पर रुद्राक्ष जब मल्होत्रा परिवार में से किसी को नहीं पहचानता तो अनाहिता भी उसे इग्नोर करके प्लेन में बैठ जाती है, जिससे हिमेश मल्होत्रा को बहुत गुस्सा आता है और उसे अकेला इकोनॉमी क्लास में छोड़कर बाकी सब फर्स्ट क्लास में चले जाते हैं। तभी अनाहिता के पास रुद्राक्ष का असिस्टेंट आता है। अब आगे। जैसे ही मायरा ने अनाहिता को फर्स्ट क्लास में देखा वह अपनी जगह पर खड़ी हुई और कहने लगी, अनाहिता इस सब का क्या मतलब है? तुम क्या यहाँ मेरी सीट पर बैठने आई हो? और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम मेरी वजह से ही इस फ्लाइट पर हो, क्योंकि मुझे अवार्ड सेरेमनी में जाना है, मेरी अवार्ड सेरेमनी। अनाहिता ने उसे कोल्डली देखा और कहा, रिलैक्स, मैं यहाँ तुम्हारी कीमती फर्स्ट क्लास सीट के लिए नहीं आई हूँ। उसकी बात सुनकर मायरा ने अपनी भौहें सिकुड़ता और तेज आवाज में पूछा, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? पीछे सिर पर आंखें बंद करके बैठे हिमेश मल्होत्रा ने भी उसकी बात सुन ली और खड़े होते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, अनाहिता तुम क्या कर रही हो? मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छी और ओबेडिएंट लड़की हो, तो क्या वह सब सिर्फ दिखावा था? अनाहिता कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही उसके पीछे खड़े रुद्राक्ष के असिस्टेंट ने उन्हें तेज नजरों से देखा और कहा, आई एम सॉरी मगर आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। मिस मल्होत्रा फर्स्ट क्लास केबिन में बैठने के लिए यहाँ नहीं आई है, मैं इन्हें बस एग्जिट के जरिए लेकर प्राइवेट जेट में जा रहा था जो आपके प्लेन के बगल में खड़ा है। क्या? कहकर मायरा बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर एक प्राइवेट व्हाइट कलर का प्राइवेट जेट खड़ा था जिस पर बड़े बड़े शब्दों में सिंघानिया लिखा हुआ था। वह सिंघानिया परिवार का प्राइवेट जेट था। मायरा ने मुड़कर गुस्से और जलन के मारे अनाहिता को घूर कर देखा और अनीता जो सब कुछ शांति से बैठकर देख रही थी। जब उसने सिंघानिया परिवार का प्राइवेट जेट देखा तो वह भी अपनी सीट से खड़ी हो गई। जल्दी हिमेश मल्होत्रा अपने होश में आए और उस आदमी से पूछा, सर वह रुद्राक्ष से असिस्टेंट को भी उसके नाम से नहीं बुला सकते थे या फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि रुद्राक्ष के असिस्टेंट का भी ओहदा उनसे बड़ा था। इसलिए उसने कहा, सर मैं माहिरा का फादर हूँ और हमारा पूरा परिवार एक साथ जा रहा है, अगर ठीक हो तो क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं?
रुद्राक्ष के असिस्टेंट ने न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ कहा सॉरी, लेकिन रुद्राक्ष सर ने सिर्फ मिस मल्होत्रा के लिए ही कहा था और मुझे यह बात कहने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप तीनों ने अपनी सीट इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में अपडेट करा दी, जबकि आपने मिस मल्होत्रा को वही अकेले इकोनॉमी क्लास में छोड़ दिया। क्या एक परिवार में लोग एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अब हिमेश मल्होत्रा को अपने किए पर सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल चल रहा था कि उसे मायरा के बजाय अनाहिता को अपने साथ फर्स्ट क्लास तुम लेकर आना चाहिए था, तो वह शायद रुद्राक्ष के प्राइवेट जेट में जा पाता। लेकिन रुद्राक्ष के असिस्टेंट ने हिमेश मल्होत्रा को कोई ध्यान नहीं दिया और अनाहिता की तरफ मुड़कर बोला इस तरह से चलिए मिस मल्होत्रा। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखते हुए कहा मैं आप लोगों को एयरपोर्ट पर मिलूंगी। इतना कहकर वह रुद्राक्ष के उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। इस वक्त मायरा और अनीता का चेहरा गुस्से और जलन से भर गया था। वह लोग बार बार बगल में खड़े सिंघानिया परिवार के लोग लग्जरी प्राइवेट जेट को देख रहे थे, जिनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था। जब अनाहित प्राइवेट जेट के अंदर आई तो सबसे पहले उसने रुद्राक्ष को देखा, जो अपना सर नीचे करके अपने हाथ में पकड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। उसके असिस्टेंट ने कहा सर, मैं मिस मल्होत्रा को ले आया। रुद्राक्ष ने बिना सर ऊपर किए सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई, जिससे अनाहिता थोड़ी अनकाउंटेबल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी रुद्राक्ष के असिस्टेंट आगे बढ़कर कहा मिस मल्होत्रा सर अभी काम में थोड़ा ज्यादा बिजी हैं, तो आप कंफर्टेबल होकर केबिन में बैठ जाइए। ओके। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और रुद्राक्ष के बगल से होकर एक केबिन में अंतर हुई। जैसे ही वह उस केबिन में पहुंची तो हैरानी से उसका मुंह खुल गया और उसने कहा विद्युत। उसके सामने बैठे आदमी ने सर उठाकर से देखा और अनाहिता की तरह ही हैरानी से कहा महिरा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा। तुम इस देश में वापस आ गई? हाँ, मैं कुछ टाइम पहले वापस आई। विद्युत ने अपने बगल की सीट पर इशारा करते हुए कहा यहाँ आओ और बैठो। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और उसके बगल में जाकर बैठ गई। अनाहिता के बैठते ही विद्युत उससे अब तक के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगा और अनाहिता उसका जवाब देने लगी। तभी विद्युत ने कहा मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ एकेडमी के अवार्ड सेरेमनी के लिए। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? आखिर तुम भी तो एकेडमी के फाउंडर्स में से एक हो। विद्युत भी क्राउन कॉफी एकेडमी का एक फाउंडर था और पूरी दुनिया में जाना माना एक सोमलिया। पास्ट में विद्युत और अनाहिता ने ही मिलकर क्राउन कॉफी एकेडमी को शुरू किया था। वह मिलकर एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जिसके जरिए वह कॉफी को एक अलग ही लेवल पर ले जा सके। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी एकेडमी इतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन उनकी एकेडमी का सर्टिफिकेट दुनिया के सबसे बेस्ट 10 लोगों को ही दिया जाता था। और वही जब अनाहिता ने सुना कि विद्युत मायरा के ही अवार्ड सेरेमनी में जा रहा है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा क्या इत्तेफाक है, मैं भी वही जा रही हूँ। विद्युत ने खुशी से कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ के स्टूडेंट एकेडमी के फाउंडर से मिलकर बहुत खुश होंगे। तभी अनाहिता ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे जाने और मैं उम्मीद करूंगी कि तुम भी मेरी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताओगे। अनाहिता की बात सुनकर विद्युत की स्माइल गायब हो गई और उसने पूछा लेकिन क्यों? मेरे कुछ पर्सनल रीजन से। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो यही अच्छी बात है कि तुम इस इवेंट को अटेंड करोगी। उसकी बात सुनकर अनाहिता मुस्कुरा दी और उसने कुछ नहीं कहा। तकरीबन 2 से ढाई घंटे में उनकी फ्लाइट बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। जब अनाहिता जेट से बाहर आ रही थी तो रुद्राक्ष पहले ही वहां से जा चुका था। अनाहिता को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने विद्युत को बाय बोलकर मल्होत्रा परिवार को खोजना शुरू किया, लेकिन वह लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अनाहिता वहीं पर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि हिमेश मल्होत्रा उसे अपने साथ ही लेकर जाएगा। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़ी जहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ चल रहे थे। वह उन बॉडीगार्ड्स को पहचानती थी, वह रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड थे। रुद्राक्ष भी उन सभी बॉडीगार्ड्स के बीच ब्लू बिजनेस सूट में अपने रॉयल और खतरनाक ऑरा के साथ चल रहा था। आसपास की लड़कियां रुद्राक्ष को देखकर आपस में बातें कर रही थी और शर्मा रही थी। एक लड़की ने कहा वह देखो, वह लड़का कितना हैंडसम है, क्या वह कोई सेलिब्रिटी है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वह कोई सेलिब्रिटी होता तो उसके इंटरनेट पर करोड़ों फैंस होते। लेकिन बाकी लड़कियों की तरह अनाहिता ने कोई ओवर रिएक्शन नहीं दिया और वह चुपचाप वहीं खड़ी रही। फिर अपना फोन निकालकर वह हिमेश मल्होत्रा को कॉल करने लगी। कॉल लगा लेकिन हिमेश मल्होत्रा ने कॉल कट कर दिया। अनाहिता जानती थी कि यह हरकत पक्का मायरा कर रही होगी। अनीता चालाक थी, लेकिन वह ऐसी बचकानी और बेवकूफ आना हरकतें नहीं करेगी, जबकि मायरा अपने गुस्से के कारण कभी भी कुछ भी कर सकती है। वहाँ खड़े खड़े अनाहिता बोर हो रही थी। उसने सोचा क्यों ना पानी ही पी लिया जाए, इसलिए वह पानी लेने के लिए आगे बढ़ी। उसे नहीं पता था कि वह शेर की गुफा में आगे बढ़ रही है। जैसे ही वह लाउंज में एंटर हुई, वहाँ आसपास कोई नहीं था। तभी एक दरवाजा खुला और किसी ने उसे अंदर खींच लिया। अनाहिता ने अपना सर उठाकर सामने देखा तो सामने एक लंबा चौड़ा और मजबूत आदमी खड़ा था। अनाहिता पूरी तरह से तैयार थी कि वह आज इस आदमी की हड्डियां तोड़ देगी, लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी और वह हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ? इससे पहले वह कुछ और कहती, रुद्राक्ष ने उसे बीच में रुकते हुए पूछा तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही थी कि तुमने मुझे पहचाना नहीं? रुद्राक्ष का सवाल सुनकर अनाहिता कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और वही रुद्राक्ष किसी गुस्से में घायल शेर की तरह उसे घूर रहा था। क्या इन्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि जेट में एंटर करते वक्त मैंने इन्हें ग्रीट नहीं किया? इसका मतलब है कि उन्हें मुझे पहचान लिया था, तो फिर एयरपोर्ट पर इन्होंने ऐसे क्यों प्रिटेंड किया कि मैं इनके लिए अजनबी हूँ?
और प्लेन में भी मुझे इग्नोर किया। यही सब सोचकर अनाहिता ने कहा, आप ही वह थे जिन्होंने पहले मुझे इग्नोर किया और उसके अलावा मैं आप जैसे बिजी इंसान को डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। मैं इसे याद हूँ, फिर भी उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे नहीं याद और इसे अभी भी अपना एक्ट कंटिन्यू करना है, और जब मैंने इसे इग्नोर किया तो इसे फर्क क्यों पड़ रहा है। इतना सोचकर अनाहिता ने रुद्राक्ष से 2 कदम दूर जाते हुए कहा, छोड़िए वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले मुझे जाने दीजिए। अगर लोगों ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो गलत समझेंगे। लेकिन रुद्राक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनाहिता की बात उसके एक कान से होकर दूसरे कान से निकल गई। उसने कुछ सुना ही नहीं। वह अभी भी इंटेंसली उसे देखे जा रहा था। उसने नोटिस किया कि अनाहिता की आंखें किसी गहरी समुद्र की तरह नीली और शांत है, और बाकी लड़कियों की तरह उसे देखने के बाद उसकी आंखों में किसी भी तरह की कोई इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। और तो और अनाहिता उससे ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वह कोई आम इंसान हो, एक आम इंसान की तरह। यह मुझे कैसे ट्रिक कर सकती है। इतना सोचकर रुद्राक्ष ने कहा, क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर पहचानने से इनकार कर दिया। अनाहिता ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं क्यों गुस्सा होने लगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाहिता का जवाब सुनकर रुद्राक्ष चुप हो गया। उसके दिल में इस वक्त बहुत सारी फीलिंग एक साथ चल रही थी जो वह समझ नहीं पा रहा था। 2 मिनट तक का अनाहिता को वैसे ही देखने के बाद रुद्राक्ष सीधा खड़ा हो गया और उसने पूछा, तुम बेंगलुरु क्यों आई हो। क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक जवाब नहीं दिया। आपका पीछा, जितना आप सोच रहे हैं मैं उतने ही ज्यादा फ्री नहीं हूँ, और मेरे पास वक्त भी नहीं है आपका पीछा करने के लिए। और उसके अलावा आपने मुझे किस सवाल का जवाब नहीं दिया। अनाहिता कंफ्यूज होकर रुद्राक्ष से पूछा। तभी उसे मायरा के बर्थडे वाले दिन रुद्राक्ष के आखिरी शब्द याद आ गए, जिससे याद करती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने हाथ फोल्ड करते हुए पूछा, क्या आप अभी भी उस मजाक के बारे में सोच रहे हैं जो मैंने उस दिन आपसे किया था। कि मैंने उस दिन भी कहा था तुम्हारे मजाक पीछे सच छुपा हुआ है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी उस बारे में सोच रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अनाहिता हंसने लगी और उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, आई विश कि मैं आपके सर के अंदर देख पाती कि उसमें दिमाग है या फिर से भूसा भरा हुआ है। रुद्राक्ष ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अनाहिता ने जैसे ही यह कहा उसका फोन बजने लगा। उसने रुद्राक्ष को इग्नोर करके फोन पिक किया तो दूसरी तरफ से हिमेश मल्होत्रा ने गुस्से में कहा, अनाहिता तुम कहाँ गई, तुम हम लोगों को इतनी देर तक इंतजार कैसे करवा सकती हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है और वह कुछ दिनों पहले ही हॉस्पिटल से आई है। हिमेश मल्होत्रा की बात सुनकर अनाहिता ने अपनी आंखें रोल की, लेकिन अपनी प्यारी और मासूम आवाज में कहा, डैड यह पहली बार है जब मैं प्लेन में बैठी थी, इसलिए मैं शायद गुम हो गई हूँ। आई एम सॉरी, आप कहाँ हैं, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। किसी एयरपोर्ट स्टाफ से पूछकर इन्फॉर्मेशन डेस्क के पास आ जाओ, हम वही हैं। ऑल राइट, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर अनाहिता ने कॉल कट कर दिया और कॉल कट होते ही उसकी प्यारी और बेवकूफ लड़की वाली इमेज पूरी तरह से गायब हो गई। मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे जाना होगा, और मैं अपनी बात एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, उस दिन मैं मजाक ही कर रही थी और आप उस बारे में भूल जाइए। इतना कहकर अनाहिता वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। वह 2 कदम ही आगे बढ़ी थी, उससे पहले ही उसे रुद्राक्ष की शक भरी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है। उसका सवाल सुनकर अनाहिता कंफ्यूज हो गई और उसने कहा, हम परिवार हैं। हाँ तुम परिवार हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह तुम्हें एक परिवार की तरह नहीं देखते, रुद्राक्ष ने अपनी गहरी आवाज में कहा। और आपको ऐसा क्यों लगता है। मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया कि वह तीनों फर्स्ट क्लास केबिन में बैठे थे जबकि तुम इकोनॉमी क्लास में बैठी हुई थी। ओह, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। मेरे परिवार के साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। 10 साल पहले मैं अचानक से गायब हो गई थी और 10 सालों बाद हम मिले हैं, तो हमारे बीच में कुछ इशू है जिन्हें ठीक करना है, अनाहिता ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह रुक गया। उसे बोलने में शायद हिचकिचाहट हो रही थी। आखिर में उसने अपने पर्स से एक गोल्डन कार्ड निकाला और उसे देते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, या फिर तुम यह कार्ड लेकर सिंघानिया ग्रुप आ सकती हो अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो। इसकी कोई जरूरत। अनाहिता इसके आगे कुछ कहती या फिर रुद्राक्ष को मना करती, उसे पहले ही रुद्राक्ष मुड़ा और वहाँ से चला गया। रुद्राक्ष के जाने के बाद अनाहिता ने अपने हाथ में पकड़े उस गोल्डन कार्ड को देखा। उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल आया कि क्या वह शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका में उसकी भी एक कंपनी थी, भले ही वह सिंघानिया ग्रुप की तरह बड़ी और सालों पुरानी नहीं थी, लेकिन काफी फेमस और बड़ी कंपनी थी। वह उस कार्ड को वही डस्टबिन में फेंकने वाली थी, लेकिन कुछ सोचकर उसने वह कार्ड अपने पास रख लिया, क्योंकि उसे लगा कि इस अनजान शहर और देश में अगर रुद्राक्ष सिंघानिया जैसा इंसान की मदद उसे मिल जाए तो वह अपना काम जल्दी निपटा पाएगी। यह सोचकर वह लाउंज से बाहर निकल गई। जब वह फाइनली इन्फॉर्मेशन डेस्क के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ हिमेश मल्होत्रा गुस्से में फटने को तैयार था और उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसने कहा, तुम कहाँ रह गई थी इतने वक्त से, क्या तुम चाहती हो कि हम अवार्ड सेरेमनी मिस कर दे। तभी अनीता ने एक प्यारी और साफ आवाज में कहा, अभी भी जल्दी है, अनाहिता की वजह से हम लेट नहीं होंगे, मुझे तो बस चिंता हो रही थी कि वह कहीं गुम ना हो जाओ। अनाहिता देखो अपनी बहन को, वह भी तुम्हारे लिए कितनी परेशान है, इतना कि वह रोने तक लग गई। अनीता की बात सुनकर अनाहिता ने मायरा की तरफ देखा। अनीता ठीक कह रही थी, मायरा की आंखें लाल थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे।
मायरा ने कहा, अनाहिता तुम ठीक हो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक ठाक वापस आ गई। लेकिन अनाहिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और नीचे की तरफ देखा, जहां मायरा की स्कर्ट के पास बहुत सारे लाल निशान थे। वह देखते ही समझ गई कि अपने आप को रुलाने के लिए मायरा ने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई है, ताकि उसे रोता हुआ देखकर हिमेश मल्होत्रा अनाहिता के ऊपर चिल्लाए। और वही जैसे ही महिरा ने देखा कि अनाहिता की नजर कहाँ है, तो उसने अपने हाथ से जल्दी से वह चोट के निशान छुपा लिया। अनाहिता ने एक सॉरी फेस बनाकर हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखा और कहा, सॉरी डैड, मैंने सबको परेशान कर दिया, मैं हमेशा आप लोगों को साथ ही रहूंगी ताकि यह सब दोबारा ना हो। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा को तुरंत याद आया कि अनाहिता अभी अभी रुद्राक्ष सिंघानिया के प्राइवेट जेट में थी। इसलिए उसने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, कोई बात नहीं, चलो। उसके कहने पर अनीता, मायरा और अनाहिता उसके पीछे पीछे चलने लगे। रुद्राक्ष का ख्याल आते ही हिमेश मल्होत्रा का गुस्सा 1 मिनट में गायब हो गया। वह लोग जल्दी ही होटल पहुंच गए। यहाँ सबसे अच्छा कमरा मायरा के लिए बुक किया गया था। रूम में पहुंचकर मायरा ने खुशी से कहा, मॉम, मेरा प्लान ब्रिलियंट था ना। अनीता ने कहा, मैंने कहा था मुझसे पूछे बिना तुम कुछ नहीं करोगी। वह जैसा बाहर से दिखती है वैसी है नहीं, इसलिए हमें उसे समझना होगा। इसलिए तुम तब तक शांत होगी जब तक मैं कुछ करने के लिए ना कहूँ। हमें और भी मौके मिलेंगे अनाहिता को सबक सिखाने के लिए, इसलिए आज सिर्फ तुम अपने खास दिन पर ध्यान दो। अनीता की बात सुनकर मायरा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ओके मॉम, मैं समझ गई। उसने हाँ तो कह दी थी, लेकिन वह अनीता की बातों से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती थी। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। एपिसोड 13, रुद्राक्ष ने दिया सबको झटका। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष के प्राइवेट जेट में अनाहिता को उसका एक दोस्त विद्युत मिल जाता है, जिससे वह बातें करती है, और उसके बाद एयरपोर्ट पर रुद्राक्ष उससे बातें करता है और जबरदस्ती अपना विजिटिंग कार्ड उसे पकड़ा कर चला जाता है। अब आगे अनाहिता अपने रूम में थी। रूम ना ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा, और वैसे भी उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिस तरह की लग्जरियस लाइफ पिछले 10 सालों से वो जी रही थी, उसके सामने हिमेश मल्होत्रा अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी क्यों पर खर्च कर दे तो भी उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं होगा। वह अभी भी अपने मोबाइल पर कुछ मेल चेक कर रही थी। सेरेमनी मैंने होटल से कुछ ही दूरी पर एक बैंक्वेट हॉल में थी, और फिर सेरेमनी शुरू होने से आधे घंटे पहले वह लोग होटल से निकल गए। अवार्ड सेरेमनी जहाँ पर होने वाली थी वहाँ बहुत सारे लोग थे और आसपास कॉफी की खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही मायरा अंदर गई, उसने एक स्टॉल से कॉफी का कप उठाते हुए हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखकर कहा, डैड देखिए, यह कॉफी पर लोन कॉफी बीन्स से बनाई जाती है, जो बहुत अच्छी होती है। मायरा यह बात सुनकर साइड में खड़ा एक इंसान सामने आया और उसने मायरा की तारीफ करते हुए कहा, आपकी नजर बहुत तेज है मिस, हमारी कॉफी बीन्स सच में एक और लोन की है और बहुत अच्छी होती है। वही जैसे ही उस आदमी ने मायरा की तारीफ की, हिमेश मल्होत्रा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जब मायरा अपनी इस जीत पर खुश हो रही थी, तभी उसने सर उठाकर सामने खड़े आदमी को देखा, जो उसके पीछे खड़ी अनाहिता को मेमोराइज्ड होकर देख रहा था। मायरा को इस बात में कोई डाउट नहीं था कि सामने खड़ा इंसान अनाहिता की खूबसूरती के कारण उस पर फिदा हो गया था। भले ही अनाहिता और मायरा की उम्र में कुछ ही महीनों का फर्क था, लेकिन ज्यादातर मेकअप प्रोडक्ट की वजह से मायरा की उम्र ज्यादा लगती थी, और अगर कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा तो मायरा अपनी माँ अनीता की बहन लगने लगेगी। और यह सब चीजें लोग तभी नोटिस कर रहे थे जब से अनाहिता उसकी जिंदगी में आई थी। इसलिए वह गुस्से में दांत पीते हुए अनाहिता की गायब हो जाने की दुआ कर रही थी। उसने सोचा कि अनाहिता जैसी एक गांव की गंवार लड़की उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, इसलिए धीरे से खिसकते हुए वह उस आदमी के सामने खड़ी हो गई ताकि वह अनाहिता को देख ना सके। और फिर उसने वही रखे एक स्टॉल से एक और कप उठाया और अनाहिता के हाथ में देते हुए कहा, अनाहिता यह कॉफी टेस्ट करो जी, काफी अच्छी है। इससे पहले कि अनाहिता कुछ कह पाती, मायरा ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखा, जिसे अचानक दिल से कुछ याद आ गया हो, और कहा, ओ मैं तो भूल ही गई कि तुम गांव में पली बड़ी हो, तुमने आज से पहले कॉफी नहीं पी होगी, क्या पिया तुमने कॉफी? जैसे ही मायरा के पीछे खड़े उस आदमी ने मायरा की यह बात सुनी, उसकी आंखों से चमक गायब हो गई। वह भी एक कॉफी ब्रांड का ओनर था और वह अपनी कॉफी ब्रांड के लिए एक एम्बेसडर ढूंढ रहा था, और अनाहिता को देखते ही उसने यह सोच लिया था कि वह अनाहिता से ही इस बारे में बात करेगा। लेकिन जब उसे पता चला कि अनाहिता एक गांव की लड़की है, तो उसे अपने इस फैसले पर थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि अगर यह बात बाहर आ गई तो उसके ब्रांड की नेगेटिव पब्लिसिटी होगी और उसे काफी नुकसान भी हो सकता है। अनाहिता ने मायरा की बात पर ध्यान नहीं दिया और खुद को ही टेस्ट करने का फैसला लिया। एक घूंट पीते ही उसने कहा, बहुत कड़वी है। मायरा ने जैसा कहा था, कॉफी इतनी भी अच्छी नहीं थी, वह सचमुच कड़वी थी, और इसलिए जानबूझकर मायरा ने अनाहिता के हाथ में वह दी ताकि अनाहिता उस कॉफी की बुराई करे। और अनाहिता का रिस्पांस बिल्कुल मायरा के उम्मीद के मुताबिक ही था, और जिसे वह बहुत खुश हो गई। लेकिन उसने एक सॉरी फेस बनाकर स्पॉन्सर की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी सर, ऐसी बात नहीं है कि आप ही कॉफी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी बहन को पता नहीं है कि इसकी तारीफ कैसे की जाए। अब उस आदमी को पक्का यकीन हो गया था कि उसका फैसला अनाहिता को एम्बेसडर बनाने का सही नहीं है, क्योंकि जिसे को उसके ब्रांड के बारे में, कॉफी के बारे में कुछ पता ही नहीं, वह कैसे उनके ब्रांड की एम्बेसडर बन सकती है। उसने मायरा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, इट्स ओके, हर किसी को कॉफी पसंद नहीं आती, अब मुझे चलना चाहिए, आप लोग एंजॉय कीजिए।
इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। अब हिमेश मल्होत्रा को पक्का यकीन हो गया था कि मायरा उनके लिए ज्यादा काम की है, लेकिन तभी अनीता ने अपना दाव खेलते हुए कहा, मायरा तुम जब जानती हो कि अनाहिता को कॉफी के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुमने इतने सारे लोगों के सामने उसे कॉफी पीने के लिए क्यों दी? मायरा ने भोला सा चेहरा बनाकर कहा, मैं सिर्फ भूल गई थी। हिमेश मल्होत्रा ने कहा, तुम हमेशा ही भूल जाती हो, लेकिन अनाहिता तुम ऐसे उस कंपनी के स्पॉन्सर के सामने ही उसकी कॉपी की बुराई कर दी। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया आज। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी डैड, गलती हो गई। भूल जाओ, हिमेश मल्होत्रा है चिढ़ते हुए कहा, और फिर मायरा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, टाइम हो गया है, तुम्हें बैक स्टेज जाना चाहिए। हम दोनों यही इंतजार करेंगे कि तुम्हें प्राइज कब मिलेगा। ओके डैड कहकर मायरा मुस्कुराते हुए बैक स्टेज चली गई और अनाहिता हिमेश मल्होत्रा और अनीता के पीछे पीछे गैलरी के तरफ से ले गई। हिमेश मल्होत्रा और अनीता कई लोगों से मिल रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन अनाहिता ने यह बात नोटिस की कि हिमेश मल्होत्रा उससे दूरी बनाकर रख रहे थे और ऐसा जता रहे थे जैसे इन दोनों में से कोई अनाहिता को जानता ही नहीं और वह लोग एक दूसरे के साथ नहीं आए हैं। यह सब सोचकर ही अनाहिता की आंखें डार्क हो गई थी, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और हिमेश मल्होत्रा के पीछे पीछे चलती रही। थोड़ी देर में वह लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। तभी सेरेमनी स्टार्ट हो गई। आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी क्योंकि आज के गेस्ट ऑफ ऑनर रुद्राक्ष सिंघानिया था। कई बड़े बड़े लोग सिर्फ एक बार रुद्राक्ष से मिलने और उससे जान पहचान बनाने के लिए यहाँ आए थे। वहाँ पर कई सारे गेस्ट आए थे। होस्ट ने सबका एक ही करके इंट्रोडक्शन दिया। इसमें विद्युत राणा भी एक थे जो अनाहिता के दोस्त और इस ग्राउंड कॉफी एकेडमी के एक फाउंडर थे। अंत में होस्ट ने कहा, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सीईओ ऑफ सिंघानिया ग्रुप रुद्राक्ष सिंघानिया। उसके यह कहते ही लाइट मेन दरवाजे के पास पड़ी, जहाँ से रुद्राक्ष पूरे रोप के साथ चलता हुआ आ रहा था। सब लोगों ने अपने कैमरास निकाल लिए और मीडिया रिपोर्टर ने भी फोटोज लेना शुरू कर दी। सेरेमनी को एक्स्ट्रा मीडिया अटेंशन इसीलिए मिल जाता था क्योंकि यहाँ रुद्राक्ष का आना तय था। जब रुद्राक्ष स्टेज के सामने पहुंचा तो तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। क्या वह अनाहिता है? यह सवाल सबसे पहले रुद्राक्ष के दिमाग में आया, लेकिन फिर उसने एक नजर अनाहिता को देखकर वहां से अपनी नजरें हटा ली और लोगों को कहा, हेलो एवरीवन, मैं रुद्राक्ष सिंघानिया। रुद्राक्ष की यह बोलते ही सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। ऑडियंस को इतना एक्साइटेड देखकर होस्ट ने रुद्राक्ष से कहा, भीड़ को देखिए तो सही मिस्टर सिंघानिया, आप सबसे दो बातें कहे। रुद्राक्ष उसको मना कर देना चाहता था, लेकिन जब उसे यह ख्याल आया कि गैलरी में बैठा कोई उसे देख रहा है तो उसने माइक लिया और कहना शुरू किया, ब्राउन कॉफी एकेडमी की तरफ से इनविटेशन मिलना और उसकी अवार्ड सेरेमनी अटेंड करना मेरे लिए ऑनर की बात है और मैं प्राइज के बाद सोया कॉफी का ब्रांड एम्बेसडर भी अनाउंस कर दूंगा। जैसे ही रुद्राक्ष की यह बात बैक स्टेज खड़ी मायरा के कानों में पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे सब कुछ मिल गया है, क्योंकि फर्स्ट प्राइज उसे ही मिलना था और उसे उम्मीद थी कि जैसा कि हर बार होता आया था, विनर को ही शोर कॉफी का एम्बेसडर बनाया जाएगा और अगर वह सर कॉफी की एम्बेसडर बन गई तो इसका मतलब होगा कि वह कई बार रुद्राक्ष से मिल पाएगी और उसके अलावा समर रायजादा जो फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने डायरेक्टर है, उनकी फिल्म में भी काम करने का उसे मौका मिल पाएगा। यही सब सोचकर वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी और वही स्टेज पर अपनी बात खत्म करने के बाद रुद्राक्ष जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तब होस्ट ने विद्युत को अपने आने के लिए कहा। विद्युत स्टेज पर आया और उसने अनाहिता को देखकर प्यारी सी मुस्कान दी और उसके बाद उसने ऑडियंस की तरफ मुड़कर कहा, थैंक यू एवरीवन, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारी इस अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। अब हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे और शुरुआत सेकंड रनर लगती होगी। थर्ड और सेकंड प्राइज देने के बाद विद्युत ने कहा, कांग्रेचुलेशन टू आवर चैंपियन मायरा मल्होत्रा। उसके यह कहते ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मायरा ने स्टेज पर एंट्री ली। जब विद्युत ने उसे ट्रॉफी दी तो मायरा को ऐसा लगा जैसे वह सातवें आसमान पर है। मायरा ने माइक हाथ में लेकर कहा, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू मिस्टर राणा, मैं आप सभी की आभारी हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं और मेहनत करती रहूंगी। तभी विद्युत ने कहा, चलिए मिस्टर सिंघानिया को स्टेज पर इन्वाइट करते हैं ताकि वह ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसे चुना है उसका नाम अनाउंस कर सके। जैसे जैसे रुद्राक्ष स्टेज पर आ रहा था वैसे वैसे मायरा की दिल की धड़कन है बढ़ती जा रही थी कि जिंदगी की सबसे खुशी का पल आ गया था। वह खुशी के मारे यह भी भूल गई थी कि उसके हाथ में पकड़ा माइक्रोफोन अभी भी चालू है। रुद्राक्ष ने स्टेज पर पहुंचकर मायरा की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। उसने एक नजर अनाहिता को देखा और उसके अगले ही सेकंड उसने कहा, एंड ब्रांड एम्बेसडर इज अनाहिता, अनाहिता मल्होत्रा। रुद्राक्ष यह बात सुनते ही सब अपनी जगह पर जम गए। आगे का नहीं में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 14, मायरा का चैलेंज। अब तक आपने सुना कि अवार्ड सेरेमनी की जगह पर पहुंचकर मायरा अनाहिता की सबके सामने गांव की लड़की बोलकर बेइज्जती करती है और जब उसे चैंपियन अनाउंस किया जाता है तो वह बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी रुद्राक्ष सबको यह बोलकर चौंका देता है कि शोर कॉफी की ब्रांड एम्बेसडर अनाहिता होगी। अब आगे मायरा की चेहरे पर जो बड़ी सी मुस्कान थी वह भी जम गई। किया अनाहिता, क्या उसने सही सुना? ऐसा कैसे हो सकता है? वही रुद्राक्ष की बात सुनकर भीड़ में भी बातें होने लगी। यह अनाहिता मल्होत्रा कौन है? क्या मायरा मल्होत्रा चैंपियन नहीं है? तो उसे एम्बेसडर क्यों नहीं बनाया गया? क्या श्योर कॉफी इस बार अपने रूल्स तोड़कर चैंपियन के अलावा किसी और को एम्बेसडर बना रहे हैं?
अगर वह लोग चैंपियन को नहीं भी चुन रहे हैं तो उन्हें टॉप 3 कैंडिडेट्स में से किसी एक को चुनना चाहिए। मैंने अनाहित मल्होत्रा नाम की किसी लड़की को चैंपियंस के बीच नहीं देखा। और वही गैलरी में भी रुद्राक्ष की बात सुनकर अनीता ने गुस्से से पीछे बैठी अनाहिता को घूर कर देखा, जो अभी भी यही सोच रही थी कि रुद्राक्ष ने अचानक से उसे कॉफी चैन का एम्बेसडर कैसे बना दिया। तभी अनीता ने गुस्से में कहा, अनाहिता तुमने यह क्या किया? तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अनीता की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अगर वह लोग इस वक्त पब्लिक प्लेस पर ना होते तो अनाहिता श्योर थी कि अनीता उसे कच्चा चबा जाती। हिमेश मल्होत्रा भी रुद्राक्ष की बात सुनकर हैरान हो गया था, मगर जल्दी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि दोनों ही उसके ही बेटियां थी। उसके लिए उन दोनों में से कोई भी एम्बेसडर बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर फर्क इस बात से पड़ता था कि नाम, पैसा, रुतबा सब उसी के परिवार में आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर अनाहिता को देखा, मुस्कुराकर पूछा, इतनी बड़ी बात तुमने अपने डैड को क्यों नहीं बताई? माहिरा बेटा। हिमेश मल्होत्रा की बात सुनकर अनाहिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। डैड? हिमेश मल्होत्रा को अब याद आया कि वह उसका डैड है। उसे तब यह बात नहीं याद आई थी जब वह अनाहिता को अकेले इकोनॉमी क्लास में छोड़कर फर्स्ट क्लास में शिफ्ट हो गए थे। इस वक्त उसे हिमेश मल्होत्रा से घिना रही थी, लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और मासूमियत से कहा, मुझे भी अभी अभी ही पता चला है इस बारे में डैड। झूठी? अनीता ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने जानबूझकर सब कुछ किया है। अनीता को पक्का यकीन था कि अनाहिता ने ही कुछ किया है मायरा को नीचा दिखाने के लिए। अनीता, हिमेश मल्होत्रा ने उसे देखते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है और यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मायरा और माहिरा दोनों ही हमारी बेटियां हैं, तो इसलिए यह सब बंद करो। इस वक्त अनीता का गुस्सा अपने चरम पर था, लेकिन हिमेश मल्होत्रा के सामने वह अपने गुस्से से कंट्रोल नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने खुद को काबू किया और अनीता को इतने गुस्से में देखकर अनाहिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वैसे तो यह करने की उसे कोई इच्छा नहीं थी और वह खुद को जितने कम कामों में उलझ जाएगी, वह अपना मकसद इतना जल्दी पूरा कर पाएंगे। लेकिन जब उसने अनीता की आंखों में गुस्सा और नफरत देखी तो उसे अब यह करना था जिससे वह अनीता और मायरा को और परेशान कर सके। इससे उनके परिवार में थोड़ी दरार आ जाएगी, जिसका वह फायदा उठा सकती है, और जितना वह लोग एक दूसरे से दूर होंगे उसके लिए सच का पता लगाना उतना ही आसान हो जाएगा। और वही अनाहिता के चेहरे पर डेविल स्माइल देखकर अनीता को पक्का यकीन हो गया था कि अनाहिता ने ही कुछ किया है, और उसने ठान लिया था कि वह इतनी आसानी से इस लड़की को वह नहीं छीनने देगी जो उसकी बेटी का है। इसी वक्त होस्ट में रुद्राक्ष से कंफर्म करने के बाद माइक लेकर कहा, मिस मल्होत्रा, क्या आप स्टेज पर आ सकती हैं? होस्ट की बात सुनकर अनाहिता ने स्टेज पर देखा तो उसकी आंखें सीधे रुद्राक्ष की आंखों से जा मिले। रुद्राक्ष को देखकर उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे के पीछे क्या चल रहा है वह नहीं समझ पा रही थी, इसलिए उसने वही करने का सोचा जो होस्ट ने कहा, और वह अपनी जगह से खड़ी होकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। वह इस वक्त अंधेरे में थी, इसलिए लोगों को उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, मगर उसके चलने का स्टाइल, ड्रेस सब देखकर लोग इम्प्रेस होने लगे थे। और वही अनाहिता को देखकर स्टेज पर खड़ी मायरा गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। धीरे धीरे वो लाइट में आ गई और जब लोगों ने उसका चेहरा देखा तो सारी ऑडियंस हैरान रह गई और उन लोगों के बीच एक ही बात होने लगी, गॉर्जियस, CS सिंपली गॉर्जियस। यह कितनी खूबसूरत है। अनाहिता आकर स्टेज पर खड़ी हो गई। उसके चेहरे के शार्प फीचर्स, लुक्स और मोस्ट परफेक्ट उसका ओवल शेप चेहरा उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना रहा था। उसके सामने मायरा पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी थी और वह सिर्फ एक बदसूरत लड़की लग रही थी। सबको लगा था कि मायरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन कांच की चमक तभी तक लोगों को पसंद आती है जब तक उसके सामने हीरा ना रख दिया जाए, और अनाहिता वही हीरा थी जिसने मायरा की चमक कम कर दी थी। सबने यह बात अच्छे से नोटिस कर ली थी कि अनाहिता ने किसी तरह का कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। वह लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मेकअप करने के बाद वह कितनी खूबसूरत लगेगी। वह इतनी खूबसूरत थी कि सिर्फ अपने चेहरे के बल पर ही वह फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन सकती थी। किसी को भी खूबसूरत लड़कियां नापसंद नहीं होती थी, लड़की तो लड़के, वहां आई हुई लड़कियां भी अनाहिता की खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। अनाहिता के स्टेज पर खड़ी होने से ही सबका ध्यान उसी के तरफ चला गया था। कोई अब मायरा को देख भी नहीं रहा था, जैसे वह वहां मौजूद ही नहीं है। और रुद्राक्ष की भी आंखें सिर्फ और सिर्फ अनाहिता पर ही टिकी हुई थी, उसके लिए वहां पर और कोई एक्सिस्ट ही नहीं करता था। अनाहिता ने मायरा की आंखों में जलन और गुस्सा देखा तो उसे थोड़ी शांति मिली। वह ऐसी लड़की नहीं थी जिससे दूसरों को दुख पहुंचाकर खुशी मिलती हो, लेकिन वह उन लोगों में से थी जो दोस्तों के लिए अपनी जान दे सकते थे और जो उनके बारे में बुरा सोचे उसकी जान ले सकते थे। तभी उसने अपना ध्यान मायरा से हटाया और अपने बगल में खड़े रुद्राक्ष से धीरे से बोली, यह आपने क्या? इससे आगे वह कुछ कह पाती, रुद्राक्ष ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अभी तक यह डिसाइड नहीं किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या फिर नहीं, तो तुम इसे एक छोटी सी किशत समझ सकती हो, तुम्हें इतना इंतजार करवाने के लिए। अनाहिता पूरी तरह से हैरान थी। वही सोच रही थी कि उसके एहसान की थोड़ी सी किस्त के बदले रुद्राक्ष ने उसे इतना बड़ा ऑफर दे दिया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष के दिमाग में आकर चल क्या रहा है, लेकिन अनीता और मायरा के चेहरे पर गुस्सा और जलन देखकर उसने यह डिसाइड कर लिया था कि वह यह काम करेगी।
तभी रुद्राक्ष ने अपने हाथ में माइक्रोफोन लिया और कहा, जैसा कि आप सभी को पता है कि शोर कॉफी के एम्बेसडर के लिए हमेशा ही कॉफी कंपटीशन के विनर को चुना जाता है, मगर मैंने इस साल डिसाइड किया है कि विनर को ना चुनकर हम उस इंसान को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे जो इस काम के लिए बेस्ट होगा, जो मेरे हिसाब से मिस मल्होत्रा है। तो मिस मल्होत्रा चुना, आप आगे आकर लोगों से 2 शब्द कहें। इससे पहले कि अनीता रुद्राक्ष से माइक्रोफोन लेती और कुछ बोलती, उससे पहले ही कोई आया और उसके हाथों से उसने माइक्रोफोन छीन लिया। मैं यह नहीं मानती। जब अनाहिता ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर गुस्से में तिल मिलाई हुई मायरा खड़ी थी, जिसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा था जैसे अनाहिता ने सोचा था। वह मायरा के ऐसे रिएक्शन से बिल्कुल हैरान नहीं थी। अनाहिता ने उसे सवाल किया, तुम क्या कर रही हो मायरा? लेकिन मायरा ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और डायरेक्ट भीड़ को देखते हुए कहने लगी, इस कॉफी बैंड का एम्बेसडर हमेशा लोगों में से चुना जाता है जिन्होंने खुद को साबित किया है कि वह लैट आर्ट में सबसे बेस्ट होते हैं। तो इस साल एक ऐसे इंसान को कैसे चुना जा सकता है जैसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है? यह तो अनफेयर है, यह अनएक्सेप्टेबल है। मायरा की बात सुनते ही अनीता भी खड़ी हो गई और उसने कहा, यह सही कह रही है मिस्टर ओब्रॉय, आपका डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको इस साल कुछ बदलाव करने थे तो हमें इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था। और आप कैसे मेरी बेटी जो चैंपियन है उसके सामने एक ऐसी लड़की को चुन सकते जो गाँव से आई है और जिसने कभी कॉफी पी भी नहीं है? वह कैसे आपक ब्रांड की एम्बेसडर बन सकती है? अनीता की बात सुनते ही पूरे हॉल में एक बार फिर से बातें होने लगी। एक गाँव की लड़की को अगर ब्रांड एम्बेसडर बन तो वह एक इंटरनेशनल कॉफी की इमेज को कैसे संभाल पाएगी? अगर हमें यह बात छोड़ दीजिए कि वह गांव की लड़की है लेकिन उसने कभी कॉफी पी भी नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। जब मायरा ने देखा कि पब्लिक भी उसके सपोर्ट में बात कर रही है तो फिर से उसने माइक्रोफोन में कहा, अब तुम यह मत कहना कि यह पाने के लिए तुमने मिस्टर सिंघानिया को सेड्यूस किया है। जैसे ही मायरा ने यह बात कही, अनाहिता ने गुस्से में अपनी कोल्ड आंखों से उसे घुरा, जिसकी वजह से महन थोड़ी डर गई और उसके अलावा रुद्राक्ष भी अपनी डार्क और गहरी आंखों में गुस्सा लेकर उसे देख रहा था, जिसके कारण मायरा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उनकी आंखों में देखें। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और उसके बाद फिर कहा, अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि कैसे तुमने इसलिए कभी कॉफी पी भी नहीं उसने इतना बड़ा रोल और इतनी बड़ी जगह हासिल कर ली? तुमसे यह किसने कह दिया कि मैं कॉफी नहीं पीती? अनाहिता ने शांति से उसके बाद का जवाब दिया। उसकी इस बात पर मायरा ने उसे देखा और कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम में हिम्मत है मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की? अगर तुम मुझे लैट आर्ट, लाते कॉफी या फिर किसी दूसरी तरह की कॉफी की पेय तह पर उबलते हुए दूध को डालकर बनाया गई तस्वीरें या फिर पैटर्न में हरा देती हो तो मैं खुशी खुशी पीछे हट जाऊंगी और ब्रांड एम्बेसडर तुम बन जाओगी और सबको यह बात पता भी चल जाएगी कि इस पोस्ट के लिए कौन ज्यादा काबिल है। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, इस समय प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।